नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात दरभंगा ब्लास्ट मामले की। जी हां, दरभंगा ब्लास्ट मामले में जो टीम है, जो डीआरपी की टीम है, वो आज हैदराबाद कमिश्नर के ऑफिस जाने वाली है और यहां पर आज वीडियो रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि वीडियो रिट्रीव करने की आज भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि कल पासवर्ड नहीं मिल पाया था, इस वजह से वीडियो रिट्रीव नहीं हो पाया था। लेकिन आज एक बार फिर आज हैदराबाद में दरभंगा जीआरपी की टीम है और एक बार फिर हैदराबाद में कमिश्नर का ऑफिस ये टीम जाएगी और वहां से वीडियो को रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। हैदराबाद से हमारे सहयोगी संजय तिवारी की रिपोर्ट देखिए। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस के मामले की जांच के लिए जीआरपी दरभंगा की टीम यहां हैदराबाद आई हुई है और इस समय ये जीआरपी सिकंदराबाद का स्टेशन है और यहां आप देख सकते हैं ये जो इंस्पेक्टर हैं, थाना अध्यक्ष हैं दरभंगा जीआरपी के मोहम्मद हारून रशीद, वो और उनके साथ एक और शख्स, ये दो टीम यहाँ पर जांच के लिए आई हुई हैं। और ये यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, जो जीआरपी है, उससे संपर्क करके कल इन्होंने बुकिंग ऑफिस में पूछताछ की, जो बुकिंग क्लर्क हैं उनसे बातचीत की, समझने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज अब तक इस टीम को हाथ नहीं लग सका है। वो सीसीटीवी फुटेज एक्चुअली उसका जो हार्ड डिस्क है उसका एक पासवर्ड मिसिंग है, इस वजह से उस हार्ड डिस्क को जो सीपी ऑफिस है, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस है, वहाँ भेजा गया है और उसको पासवर्ड को क्रैक करके आज उसका वीडियो रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय दरभंगा जीआरपी के सामने है वो ये है कि वो उसका वीडियो रिट्रीव करें। उसके वीडियो से वो तस्वीरें मिलेंगी कि बुकिंग कौन करने आया था, वो शख्स कौन है। जब तक उस शख्स की चिन्हित नहीं किया जाएगा तब तक उसका पता नहीं चलेगा। रशीद साहब, आप हमसे बात करना चाहेंगे? ये वो बात करने को तैयार नहीं है। हमने उनसे कई बार पूछा पहले भी, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनको वो ऑथराइज नहीं है, तो इस सिलसिले में बात नहीं करेंगे। लेकिन वो अभी कुछ देर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाने वाले हैं और वहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ मिलके वो उसको जो वीडियो है उसके पासवर्ड को क्रैक करके उसका वीडियो रिट्रीव करेंगे और फिर उस शख्स ने जो बुकिंग करने के लिए आया था उसको पहचान करने की कोशिश करेंगे। वो एक सबसे बड़ा लीड है। एक खबर और भी है कि आज फॉरेंसिक जो जांच एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो आज आने वाली है। उससे ये पता चलेगा कि जो केमिकल उस कपड़े के बंडल में रखा गया था वो केमिकल एग्जैक्टली क्या था। वो एक बड़ी लीड होगी जो जांच एजेंसी है उसके पास, कि वो केमिकल क्या था और वो कहाँ से खरीदा गया। तो इन मामलों की जाँच में अभी लगी हुई है और इसी के सिलसिले में आज जो है वो जीआरपी जो दरभंगा की टीम है वो कुछ लोगों से और पूछताछ भी करने वाली है। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तो देखिए, कई तस्वीरें आज साफ हो जाएंगी दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि आज एक बार फिर जीआरपी की जो टीम है दरभंगा की, वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाएगी हैदराबाद में और यहां वीडियो को रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। कल पासवर्ड नहीं मिला था, इसकी वजह से वीडियो रिट्रीव नहीं हो पाया, लेकिन आज दोबारा जीआरपी दरभंगा की टीम जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर जाने वाली है, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर जाएंगे और यहां वीडियो रिट्रीव करने की कोशिश होगी। यानी आज उस शख्स का नाम पता चल सकता है या फिर चेहरा पहचाना जा सकता है जिसने पार्सल की बुकिंग की थी। बिल्कुल, तो इस मामले में देखिए जीआरपी आज सीसीटीवी फुटेज तो खंगालने ही वाली है, साथ ही साथ एफएसएल की रिपोर्ट भी सामने आएगी और एफएसएल की रिपोर्ट के साथ ये बात साफ हो जाएगी कि किस तरीके के लिक्विड का, विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, ये कितनी डेंसिटी का था। और ऐसे में हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आज का दिन कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। जिस तरीके से यह आशंका जाहिर की जा रही है कि मोहम्मद सूफियान जिस नाम के शख्स के पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने की बात सामने आ रही है, इस बाबत ये तमाम खुलासे जल्द होने बेहद महत्वपूर्ण है ताकि इस शख्स को भी और इसके साथ जो पूरा एक सिंडिकेट, एक रैकेट जो चल रहा है उस तक पहुंचा जा सके। विवाह, बिल्कुल आपने सही कहा। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि वो तस्वीर सामने आ जाएगी जो शख्स बुकिंग करने आया और वहीं से एक लीड मिल जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कि वो उस शख्स को तलाश सके जिसने बुकिंग किया। वो वाकई में मोहम्मद सूफियान है या फिर उसका कोई और नाम है, ये भी अभी क्लैरिटी होना बाकी है। तो उस तस्वीर से उस आदमी को चिन्हित किया जा सकेगा। दूसरा, जो एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उससे ये पता चल जाएगा कि वो जो केमिकल इस्तेमाल हुआ वो केमिकल किस तरह में। तो दो अहम क्लू हैं इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको आगे बढ़ने के, बिकॉज इस पूरे मामले में अभी तक जो भी बात सामने आई है, फ़ोन नंबर गलत है, पता गलत है, नाम भी पता नहीं सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ें जैसे ही वो तस्वीर सामने आएगी
जो क्लैरिटी आना शुरू होगी। अभी कुछ देर में ही अभी मैं इस समय सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। कुछ देर में ही यहाँ से जो टीम है वो रवाना होने वाली है पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, क्योंकि जो हार्ड डिस्क है उसका जो पासवर्ड है वो मिसिंग बता रहे हैं और उसको वीडियो को रिट्रीव करने के लिए पासवर्ड को क्रैक करना है। वो वहाँ पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ही टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। कल जो दरभंगा जीआरपी की टीम वहाँ पर गई थी वो वहाँ से खाली हाथ वापस लौट आई थी। संजय, अब आज क्या आपकी बात किसी ऐसे एक्सपर्ट से अब तक हो पाई है? कितना वक्त लगता है अगर इस तरह के पासवर्ड को क्रैक करना हो, रिट्रीव करना हो, ऐसे डिटेल्स को लेना हो? और दूसरी तरफ ये कि क्या सिर्फ इस क्लू के आधार पर ही जांच इस वक्त आगे बढ़ती नजर आ रही है या कई और भी दूसरे सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है? सेल्फ कलेक्शंस जिसकी बात सामने आई थी, वो सेल्फ कलेक्शंस किस तरह का मार्केट है, वहां पर किन लोगों का आना जाना हुआ, ये तमाम चीजें भी क्या इस वक्त जांच के दायरे में हैं? विवाह, देखिए, जहाँ तक पहला सवाल है कि इसमें कितना वक्त लगेगा इसको क्रैक करने में, ज़्यादा वक्त उसमें नहीं लगना है। वो एक सिर्फ कुछ समय की बात है और कुछ देर में ही वो जो है वो वीडियो रिट्रीव हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी बात, जो इस मामले में जैसे ही वो तस्वीर सामने आएगी, जो शख्स है जिसने बुकिंग किया, अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो बुकिंग ऑफिस में जो बुकिंग क्लर्क है और वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको वो तस्वीर दिखाई जाएगी और इस आधार पर वो ये बता सकेंगे कि वो आदमी जो है यहाँ पर कितने बजे और कैसे आया था, कहाँ से आया था। दूसरी बात, वो आदमी जैसे ही पता चलेगा उस सीसीटीवी कैमरे से कि यही वो शख्स है, तो वो कैसे कैसे फिर निकल के गया, किस गाड़ी में बैठा, उस गाड़ी का नंबर क्या है, उस गाड़ी के नंबर के आधार पर वो गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है, पुलिस को पूरा एक ट्रेल जो मिल जाएगा सीसीटीवी कैमरे, एक कैमरे के बाद एक कैमरे को तलाशा जाएगा। ये मान लिया जाए कि आज तस्वीर जब साफ हो जाएगी कि कौन वो शख्स है, उसके बाद एक एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा, एक एक मूवमेंट पर उसकी नजर रखी जाएगी और उसके बाद ये तस्वीर जो है दरभंगा तक जाएगी, फिर वहां सर्च अभियान शुरू होगा। बिल्कुल अनूप, वो जैसे ही वो बुकिंग ऑफिस में वो चिन्हित हुआ तो फिर जब बुकिंग के बाद वो बाहर निकला, जरूर वो दूसरे कैमरे की जद में आया होगा, तीसरे कैमरे की जद में आया होगा और वहां से फिर वो किस गाड़ी में बैठा, जो बाइक में बैठा, कार में बैठा, कैसे यहाँ से पार्सल ऑफिस से गया, उस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया तो उस गाड़ी के नंबर से वो फिर व्यक्ति चिन्हित होगा कि वो किस पते पर रह रहा है, पता मिल जाएगा, वो व्यक्ति मिल जाएगा। तो ये सारे क्लू मिलना शुरू हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद अगर ये पता चला कि वो केमिकल किस टाइप का था, तो हैदराबाद में या आसपास के जिलों में उस तरह के केमिकल को बेचने वाले कौन कौन लोग हैं, वो केमिकल कहाँ से आता है, किस उपयोग में आता है, फिर उस केमिकल को पिछले 10-15 दिनों में, महीने भर में किन किन लोगों ने खरीदे हैं, तो ये सारे क्लू मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सारा दारोमदार सीसीटीवी में बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करते हैं संजय, इंतजार करते हैं जब सीसीटीवी फुटेज जब रिट्रीव होगा, उसके बाद एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बहुत सारी ऐसे सवाल जिनका जवाब मिल जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। वापस आपसे बाद में जुड़ेंगे अपडेट लेने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और बिल्कुल इस दिशा में देखिए, जब टीम जो है बिहार से यहाँ पर पहुंची हुई है तो हैदराबाद डीएसपी की तरफ से ये कहा गया है कि हर संभव मदद जो है वो यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। इस दिशा में जांच को आसानी से पूरा किया जा सके, उस शख्स की पहचान की जा सके, इस बाबत हर कोशिश जो है इस वक्त की भी जा रही है। और मदद के दृष्टिकोण से जहां तक बात है तो हर सहयोग को तैयार है हैदराबाद पुलिस। परसों आया बोल के मालूम हुआ नाइट, कल उसको टीम यहाँ फिर रही थी, उसको कुछ चाहिए तो हमारा साइड से जीआरपी हैदराबाद से, सिकंदराबाद से उसको हेल्प करेगा ना हमारा जीआरपी। सीसीटीवी फुटेज भी निकालिए तो उसमें कौन आया क्या होता मालूम होता, मगर वो नहीं ओपन हो रहा बोल के मालूम हुआ। बात को कुछ है तो बात में बोलिए। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकल पा रहा है सर? वो पासवर्ड को प्रॉब्लम से नहीं निकल रहा बोल के मालूम हुआ, तो हुआ तो उसको हेल्प करेंगे, उस इन्वेस्टिगेशन में हमारा क्या चाहिए तो उसको हेल्प कर सकते दरभंगा टीम। और अब बात उस शख्स की जो इस पूरे धमाके के मामले में बिल्कुल गंभीर है, जिसको लेकर एटीएस और ज्यादा गंभीर और सतर्क है। मोहम्मद सुफियान अरशद वो नाम जिसे सरगर्मी से तलाशा जा रहा है, जिसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और अलर्ट पर पहले से एटीएस है और इसकी तलाश पहले से एटीएस भी कर रही है। यह बताया जा रहा है कि मोहम्मद सुफियान नाम का शख्स पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लिया हुआ है और एटीएस पहले से ही उसकी तलाश में है। 2016 में सामी नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी में सुफियान के बारे में खुलासा हुआ, जिसके बाद से एटीएस उसकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सुफियान का झारखंड के चतरा में भी ठिकाना रह चुका है।
वहीं अब जीआरपी की टीम ने भी जांच तेज कर दी है। बताया जाए कि जीआरपी के अधिकारी ने पार्सल विभाग दरभंगा से 6 महीने के डिटेल की मांग की है। इन 6 महीने में सिकंदराबाद से कितने पार्सल दरभंगा भेजे गए, इन पार्सल में कितने कपड़ों का पार्सल था और साथ ही से भेजने वाला और रिसीव करने वाला कौन था, इन तमाम बातों की जानकारी मांगी गई है। दरभंगा स्टेशन के पार्सल जो आया था सिकंदराबाद से, उसके बाद जो उसमें धमाके हुए, इसके बाद तमाम जांच एजेंसियां जो है जांच में जुटी हुई है और नए नए खुलासे, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब जो एटीएस ने इस सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान कनेक्शन सुफियान के नाम से जोड़ा जा रहा है। अभी हम पार्सल विभाग में हैं और ये पार्सल विभाग को भी जो है जीआरपी के द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि जितने भी जो 6 महीने में जितने भी सिकंदराबाद से यहाँ लाया गया था कपड़े का या जो बंडल आया है या क्या सिकंदराबाद से यहाँ भेजा गया था, उसकी जो है एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए तो जीआरपी भी जुट गई है उस रिपोर्ट को तैयार करने में कि आखिर 6 महीने के अंदर क्या सिकंदराबाद से यहाँ लाया गया था और सिकंदराबाद से लाने वाला सामान आखिर कौन रिसीवर था और किसने ले गया है। तो ऐसे में यहाँ जीआरपी भी जो है अब ये खंगालने में जुटी हुई कि वो 6 महीना में जो आया था वो क्या था और क्या भेजने वाले का नाम क्या था। तो ऐसे में जीआरपी भी अपनी तफ्तीश बढ़ा रही है और पार्सल विभाग से भी जो मांगा गया है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन अब जो नया मामला आया है एक पाकिस्तान कनेक्शन का, वो झारखंड का चतरा का रहने वाला एक आतंकी था जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग प्राप्त करके आया हुआ था और उसका एक साथी मोहम्मद सामी जो हरियाणा के बॉर्डर के पास जो है उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से ही मोहम्मद जो सुफियान है उसकी तलाश एटीएस कर रही थी और लगातार वो जो है एटीएस के रडार से दूर था। अब जबकि इस पार्सल में मोहम्मद सुफियान का नाम आया है तो ऐसे में एटीएस जो है अलर्ट है और उसकी तलाश और ज़ोर शोर से शुरू कर दी गई है। तो देखना यह है कि आगे इस सुफियान के नाम से जो आया है उसकी तफ्तीश कहां तक पहुंचती है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो जैसे ही सुफियान का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया उसके बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि क्या मोहम्मद सुफियान अरशद ये वही शख्स है जिसकी चर्चा 2016 से एटीएस अपनी जांच में कर रही है। दरभंगा ब्लास्ट में मोहम्मद सुफियान का हाथ और ऐसे में दरभंगा ब्लास्ट में मोहम्मद सुफियान अरशद का ही हाथ है। क्या ये वही सुफियान है, मोहम्मद सुफियान जिसकी एटीएस को लंबे वक्त से तलाश थी? क्या ये वही मोहम्मद सुफियान है जिसका साथी 2016 में पकड़ा गया था? क्या ये वही मोहम्मद सुफियान है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है? और क्या ये वही मोहम्मद सुफियान है जिसका चतरा में ठिकाना था? और एक बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है जहां पानी बहाने के विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आधारपुर पंचायत के उपमुखिया मोहम्मद हसनैन पर आरोप लगा है। हालांकि ग्रामीणों की नाराजगी यहां देखने को मिली। नाराज ग्रामीणों ने आरोपी के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की और मारपीट के दौरान आरोपी उप मुखिया की पत्नी की भी मौत हो गई। लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले भी कर दिया। लोगों ने समस्तीपुर ताजपुर मार्ग को जाम भी कर दिया है। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हत्या के बाद कैसे बवाल हुआ है। पानी बहाने के विवाद में एक शख्स की पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप जो है आधारपुर पंचायत के उपमुखिया मोहम्मद हसनैन पर लगा। इसके बाद आरोपी के घर पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, घर को आग के हवाले कर दिया, घर के परिवार वालों से मारपीट की और इस मारपीट में आरोपी की पत्नी की भी मौत हो गई। और अब एक ऐसी तस्वीर जो सवाल को जन्म देती है, जो ये सवाल पैदा करती है कि क्या शिक्षा के मंदिर में इस तरह का काम किया जाता है। जी हाँ, तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त वायरल है। एक स्कूल की तस्वीर जो कोरोना के काल में शिक्षा तो बच्चों को नहीं दे रही क्योंकि पठन पाठन का काम बंद है, लेकिन उस शिक्षा के मंदिर में पार्टी जरूर चल रही है, वो भी चिकन की पार्टी। ये तस्वीर देखिए जहां पर आपको क्लासरूम में मुर्गे दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे, वहीं पास में ही आपको चूल्हे पर खाना पकता नजर आ रहा होगा और कुछ ही वक्त में यहाँ पर चिकन की पार्टी जो है वो दी जाती है, दावत दी जाती है, लोग इसमें शरीक होते हैं। अब सवाल ये कि क्या इस वायरल वीडियो को देखने के बाद भी शिक्षा विभाग जो है वो सतर्क होगा?
क्या वो इसकी जांच करेगा कि आखिर जब कोरोना काल में स्कूल बंद हैं तो वहां पर स्कूल के अंदर इस तरह के आयोजन की परमिशन किसने दी, कौन से लोग इसमें शामिल थे, यहां पर ये चिकन पार्टी किसके आदेश के बाद चल रही थी, ये तमाम सवाल इस वक्त सामने है। भोजपुर में स्कूल जो है वो देखिए बूचड़ खाने में तब्दील हो गया है। बड़हरा से ये तस्वीर जो है सामने आई है और ये वायरल वीडियो इस वक्त इन सवालों के साथ मौजूद है। और देखिए भोजपुर के बड़हरा से एक और तस्वीर सामने आई जो ये बताने के लिए काफी है कि अगर जरा सी चूक हुई तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, भोजपुर बड़हरा के ख्वासपुर गंगा घाट पर जो वहां से तस्वीरें सामने आई उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी चूक खतरनाक साबित हो सकती है। देखिए गंगा घाट पर कैसे ओवरलोडेड नाव में लोग सवारी कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं और गंगा नदी की तेज धारा के बीच ये लोग नाव में ओवरलोडेड सवारी कर आगे भी बढ़ रहे हैं। नाव हिचकोले भी खा रही है। क्षमता से ज्यादा लोगों को नाव में बिठाकर गंगा नदी पार कराया जा रहा है और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे थोड़ी गलती हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। और देखिए इस वक्त कई नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और उनका दबाव तटबंधों पर साफ नजर आता है, डायवर्जन पर साफ नजर आता है। दानापुर की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर डायवर्जन बनाया गया था ताकि आने जाने वाले लोगों को सहूलियत हासिल हो सके, लोगों का मुख्यालय से संपर्क जो है वो जुड़ा रहे और आसानी से लोग अपनी यात्रा पूरी कर सकें कम वक्त में। लेकिन दानापुर में पालीगंज के टोला बिघा के पास बना ये डायवर्जन जो है अब टूट चुका है। कई गांवों का अनुमंडल मुख्यालय और अरवल जिले से संपर्क भंग हो गया है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, दबाव ज्यादा है और ऐसे में ये डायवर्जन टूटने के बाद लोग ठेकेदार पर काम में धांधली का आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया और इसी वजह से देखिए बरसात को भी ये जो डायवर्जन है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक ही बरसात में ये टूट चुका है। विभागीय अधिकारी ने हालांकि जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने का आश्वासन जरूर दिया है। और देखिए बाढ़ का खतरा मुजफ्फरपुर में भी बढ़ गया है। वहां से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हैरान करने वाली है। जी हां, साहेबगंज और पारू प्रखंड के करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। गंडक नदी यहां से गुजरती है और उसमें वाल्मीकि नगर से छोड़ा गया पानी आता है। इन 2 प्रखंडों में करीब 30,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन की टीम हालांकि रोज गांवों का दौरा कर हालात का जायजा भी ले रही है। कुछ जगहों पर नदी के तटबंध से रिसाव भी हो रहा है जिसको जल संसाधन विभाग दुरुस्त करने में लगा है। गंडक के कैचमेंट एरिया में बसे गांवों में पानी और भोजन की मांग ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। वैशाली की सांसद वीणा देवी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावितों को राहत पहुंचाने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। इधर औराई में भी बागमती का जलस्तर बढ़ रहा है जिससे करीब 2 दर्जन गांव अलर्ट मोड पर हैं। घूमे हैं, फिर वीडियो से सीओ से बात किए हैं। सभी जगह पॉलीथीन की आवश्यकता है। लोगों ने कहा कि हमको खाने पीने का भी दिक्कत है, तो हम जिलाधिकारी महोदय के सारे बात संज्ञान में दे दिए हैं। उस पर वो काम करेंगे। जो बांध रिसा रहा था उसमें हम देखे कि वहाँ सरकारी स्तर से वो बांध जो रिस रहा था वो बांध पर बांध बना रहा था। और देखिए उत्तर बिहार की तमाम नदियों में उफान है और इस उफान की वजह से गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब कुछ इंच के बाद ये भी खतरे के निशान को पार कर जाएगा और इसीलिए एहतियात की, सावधानी की जरूरत यहाँ पर भी लोगों को है। देखिए यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे लोगों को पहुंचकर यहाँ पर गंगा की खूबसूरती को निहारने के लिए, वो प्लेटफॉर्म्स भी अब पानी में डूब चुके हैं, यानी कि गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। हमारे सहयोगी रवि नारायण की रिपोर्ट देखिए जो आपको सजग करती है, जागरूक करती है कि इस वक्त नदियों के पास जाना या इनके घाटों पर बैठना खतरनाक हो सकता है। बिहार में गंडक नदियों के जलस्तर बढ़ने के बाद अब गंगा और पुनपुन जैसी नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। और गंगा की अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों में 3 से 4 मीटर जो पानी है वो उसका जलस्तर जो है बढ़ा है और लगातार कहा जा रहा है कि अगले 36 घंटों में यहाँ का जो लाल निशान जिसे कहते हैं खतरे का निशान उससे पार कर जाएगा। और अभी चंद सेंटीमीटर जो है वो ऊपर है। हम अभी कृष्णा घाट पे हैं पटना के, और कृष्णा घाट की ज़रा तस्वीर देखिए कि ये आप देख रहे हैं कि पानी का जो लेवल है
वो किस कदर बढ़ा है। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पे कभी जो लोग हैं वहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे बैठ करके परिवार के साथ शाम गुजारा करते थे, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो ज़रा देखिए, पूरी की पूरी जो है वो जलमग्न हो गई है और स्थितियाँ जो है लगातार जो है वो भयावह होती जा रही है और गंगा जो है पूरे अपने उफान पे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग बैठते होंगे, अभी कितना गंगा कैसी लग रही है? गंगा तो अभी जो ये पाया देख रहे हैं वहाँ तक थी, एकदम आराम से हम लोग जा सकते थे थोड़ा बहुत। और अभी जो स्थिति है बहुत, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पिलर सब, इसके नीचे आकर के हम लोग बैठा करते थे, देखा करते थे, आराम से सूखा हुआ था। ये स्टेप जो देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं उससे नीचे तक बनी हुई है और सोच लीजिए कि कम से कम यहाँ पर 10 फीट पानी है ऊपर, जहाँ पर हम लोग बैठा करते थे उससे 10 फीट ऊपर पानी है। काफ़ी। एक बात बताए, आप लोग भी परिवार के साथ यहाँ घूमने के लिए आए हैं, गंगा का पानी किस कदर बढ़ा है पिछले दिनों से, कितना कैसा लग रहा है? ये बारिश के मौसम से इतना बहुत पानी बारिश बढ़ गया। डरावना लग रहा है? हाँ, बहुत भयंकर लग रहा है देखने में। देखिए, तो यहाँ पे लगातार हिदायत भी दी जा रही है और एक तस्वीरें आपको अगर दिखाऊं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ऊपर चढ़ करके यहाँ से अगर वो मतलब छलांग लगा रहे हैं और ये पूरी तरह से ख़तरनाक हो सकता है। ये ज़रा तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो किस कदर ये बाढ़ के पानी में अंदर जा रहे हैं और तैर रहे हैं, जिसे प्रशासन लगातार मना करता है, आगाह करता है कि ऐसे कर्तव्य ना करें। और यहाँ पे पूरी तरह से नाव का जो परिचालन है वो पूरी तरह से बंद है और कोशिश इस बात की गई है कि लोगों को आगाह करें कि गंगा के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ना जाएं ताकि वो सुरक्षित रह पाएँ। तो ये अपील लगातार लोगों से की जा रही है कि गंगा में जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है वो आने वाले दिनों में काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। और अब बात गोपालगंज की करते हैं, जहां गंडक नदी में जलस्तर बढ़ा तो हजारों की आबादी प्रभावित हो गई। हालांकि जलस्तर में अभी थोड़ी कमी आई है, जिसके बाद अब प्रशासन भी राहत शिविर यहां चला रहा है, लोगों को राहत पहुंचा रहा है। कई जगहों पर कम्युनिटी किचन भी बनाए गए हैं। सदर प्रखंड के मगुराहा में राहत शिविर बनाया गया है, जहां कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों को खाना दिया जा रहा है। सदर प्रखंड के अलावा माझागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर में भी राहत शिविर बनाए गए। मगुराहा के बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश ने। गोपालगंज में बाढ़ के त्रासदी के बीच यहाँ पर राहत शिविर लगाए गए हैं, कम्युनिटी किचन बनाया गया है। अभी हम सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रोजोखर में हैं। यहाँ पर कम्युनिटी किचन बनाया गया है ताकि जो लोग बाढ़ विस्थापित जो लोग हैं, जिन लोगों को यहाँ पर लाया गया राहत शिविर में, उन लोगों को खाने की व्यवस्था की जाएगी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कुछ महादलित परिवार के जो लोग हैं, वो बच्चे जो है बच्चे को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो नन्हे बच्चे जो हैं, इन लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से यहाँ लाया गया है रेस्क्यू करके। यहाँ पर जो लोगों को खाना बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस कम्युनिटी किचन में 100 लोगों को खाना बनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर खाने की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं, जो सोयाबीन की सब्जी है और यहाँ पर देखिए आलू वो काटा जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर जो खाना है वो खाना कैसे बन रहा है। सब्जी जो है उसको फ्राई किया जा रहा है। लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या बना रहे हैं अभी आप? सब्जी बना रहे हैं। क्या क्या बन गया है? दाल बन गया है, चावल भी तैयार हो गया है, सब्जी बन रहा है। जरा दिखाइए जरा इसमें जो है क्या बना हुआ है। यहाँ पर देखें, आप जो है यहाँ पर देखिए ये चावल बन रहा है। यहाँ पर 100 लोगों के लिए खाना बता रहे हैं कि बन रहा है, चावल बन रहा है ये, और दाल रेडी हो गई। दाल दिखाई जरा, दाल कैसे है? दाल रेडी है। तो इस तरह से गोपालगंज में जो यहाँ पर चला दाल जरा हिलाइएगा जरा, जो बाढ़ विस्थापित हैं उन लोगों के लिए आज से कम्युनिटी किचन शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर जो केयर टेकर उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि खाना यहाँ पर जो किसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? जो बाढ़ विस्थापित हैं तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? उनके लिए चावल, सब्जी, दाल और छोटे जो बच्चे होंगे उसको दूध की व्यवस्था की जाएगी, बिस्कुट दिया जाएगा। कि यहाँ पर करीब 100 लोग जो बाढ़ विस्थापित हैं उन लोगों को यहाँ लाया गया है। उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। तो छोटे बच्चे उनके लिए दूध की व्यवस्था की गई है। और जो साथ में अगर वो मवेशी लेकर आते हैं, मवेशी अगर यहाँ पर आएंगे, उनके लिए भी चारे की व्यवस्था की गई है। तो अभी गोपालगंज में जो बाढ़ विस्थापित लोग हैं उनके लिए कम्युनिटी किचन खोल दिया गया है और उन्हें हर तरह की जो असुविधा ना हो उसके लिए पूरी यहाँ व्यवस्था की गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक